सो बिजनेस लॉ सेक्शन में हमारे पास एक दो तीन चार पांच एक्ट्स हैं। ठीक है। अब इनको एक एक करके इनको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि इन एक्ट्स के अंदर हम करेंगे क्या, इनके अंदर हम पढ़ेंगे क्या और ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पाकिस्तान में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे पर्सन्स के दरमियान, कंपनीज के दरमियान, किसी भी दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उनको जो लॉ गवर्न करेगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ, वो पाकिस्तान से पहले बना है अंडर ब्रिटिश रूल, व्हेन देयर वाज अ ब्रिटिश रूल इन सब कॉन्टिनेंट, तब ये पास हुआ था। ठीक है, तो इट्स बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड, बट चलो हम पाकिस्तानी है तो ये इसको कॉन्ट्रैक्टेड बोल दो, कॉन्ट्रैक्टेड बोल दो, सही है। तो कॉन्ट्रैक्टेड 1872 में कॉन्ट्रैक्ट में किसकी क्या राइट्स होंगे, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा, फॉर्मेशन कैसे होगी उसकी, उसकी परफॉर्मेंस, उसको परफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, उस चीज को हम देखेंगे। उसके बाद है पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, कंपनी लॉ सेक्शन में हम देखेंगे भाई कंपनी के अफेयर्स कैसे चलेंगे। पार्टनरशिप एक्ट में हम देखेंगे कि भाई पार्टनर्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं, पार्टनर्स की राइट्स क्या क्या होते हैं, राइट्स वेरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, उनकी जो जिम्मेदारियां क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, कौन कौन सी ड्यूटीज वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कौन से लोग पार्टनर बन सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में तो कितने लोग जो है वो पार्टनर बन सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे पार्टनरशिप एक्ट में। ये भी पाकिस्तान से पहले बना हुआ है, पाकिस्तान बनने से भी पहले का एक्ट है। लेकिन हम जब एक चीज बनाई हुई है तो हमने बोला चलो उसको कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, हाँ ये हमारा है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी हमारा है, ई पेमेंट्स भी हमारा है। ये खालिसतन पाकिस्तान के एक्ट्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट से अप्रूव हुए हैं, हमारे पार्लियामेंट से पास हुए। ठीक है। अच्छा, एक और चैप्टर है, वो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के हवाले से। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली और सेनेट, कितनी सीटें होती हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, लॉ कैसे पास होता है, बिल कैसे पास होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार बी लॉ। बी लॉ कसम से बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको हम प्रैक्टिकली पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको अगर उस लिहाज थ्योरी के उस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे ना तो फिर ये इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। ये बहुत एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज है इसके अंदर। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास तीन किस्म के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर डिस्कस हुए हैं। प्रॉमिसरी नोट, उसके बाद है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद है हमारे पास चेक्स। चेक्स तो सबको पता होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मसला होगा प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में। मसला खैर क्या होगा, जब पढ़ना होगा तो तब पढ़ लेंगे भाई, अभी टेंशन क्यों लें। अच्छा, इनको चेक काटा कैसे जाता है, चेक दिखता कैसा है। ठीक है, फिर चेक में कुछ कुछ लकीरें लगानी होती हैं, उससे चेक्स की जो है ना वो मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है, इम्प्लीकेशन थोड़ी सी बदल जाती है। वो कैसे होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसा है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है, कौन कौन सी पार्टी का नाम आता है, साइन आता है, और क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। ठीक है, बिजनेस में क्या यूज है इसका, प्रोमिसरी नोट का क्या यूज है बिजनेस के अंदर, बनता कैसे है। ठीक है, उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो यार मतलब पाकिस्तान में रहते हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं पता हो तो फिर क्या, अभी फिर क्या करें, फिर अब छोड़ दें फिर। ई पेमेंट्स, जेंजी हो तो ई पेमेंट्स का तो पता ही होगा। ठीक है, सबा को लोड तो भेजते होगे, बेबी को लोड तो भेजते होगे तुम लोग। ठीक है, बेबी लोड करा दो 100 रुपए का। यार अपना अपना तो ये था कि चलो आजकल जमाना नया है तो बस छोड़ो, क्या बोले अभी।
बेशर्मी हो जाएगी थोड़ी सी। ई पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एक्ट, इनमें क्या पढ़ेंगे वो जब पढ़ेंगे तो तब देख लेंगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, क्योंकि ये अच्छे चैप्टर हैं, थोड़े सूखे चैप्टर हैं। और पहले चैप्टर एक आर्बिट्रेशन का चैप्टर होता, आर्बिट्रेशन एक्ट होता था, और एक कंपटीशन एक्ट होता था। बड़े अच्छे चैप्टर होते थे, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर थे, लेकिन बस अब क्या करें अभी, क्या करें बताओ। तो अब हम जो सिलेबस का स्टार्ट लेंगे वो लेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। लीगल सिस्टम से नहीं लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैच्योर सब्जेक्ट, मैच्योर चैप्टर है, उसको हम जरा एंड में देखेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद या पार्टनरशिप एक्ट के बाद, जब हमें थोड़ा सा फ्रेश होना होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत लंबा चलता है, ठीक है, लंबा चलने के बाद हमें कोई फ्रेश चीज चाहिए, तो हम उसमें लीगल सिस्टम निपटा देंगे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल कुछ 7 8 चैप्टर है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा सा मैं स्केच बना देता हूँ। थोड़ा सा हम स्केच बना दें कि भाई आज का हमारा जो एजेंडा है ना, वो है डेफिनेशंस का। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। इसकी आज हम सिर्फ ये कुछ 5 डेफिनेशंस हैं, ये हम देखेंगे, 6 हो गई सॉरी। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, मैं एक स्केच बना दूं। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज ईशान, एंड दिस इज जुबैर। सो लेट्स से कि जीशान जुबैर को ऑफर कर रहा है कि यार मुझसे तुम कोई चीज खरीद लो, मैं ये बेच रहा हूँ और तुम मुझसे ये चीज खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल इज सेलिंग अ कार, कल्टस बेच रहा है, अल्टो बेच रहा है, और जीशान उसको कह रहा है यार जुबैर भाई, मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, और वो मैं बेच रहा हूँ लेट्स से 7 लाख की। तो इसको हम बिजनेस लॉ की लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि जीशान ऑफर कर रहा है जुबैर को कि मेरी गाड़ी खरीद ले 7 लाख रुपए में। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑफर की डेफिनेशन। आ जाओ। एक और चीज, जीशान इज एन ऑफरर। जीशान क्योंकि ऑफर कर रहा है तो ही इज एन ऑफरर। जिसको ऑफर कर रहा है, ऑफरी। ऑफरर वो जो ऑफर करे, ऑफरी वो जिसको ऑफर की जा रही है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे तुम लोग। तो ऑफर की डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन signifies his willingness, signifies his willingness. Zishan is signifying his willingness that he is selling his car for 7 lakh rupees. He is demanding 7 lakh rupees. He is what? Signifying his willingness. वो अपनी willingness, अपनी तमन्ना, ठीक है, उसको बता रहा है कि भाई मैं चाह रहा हूं, मैं इस गाड़ी को बेचना चाहता हूँ 7 लाख रुपए में। ध्यान दे रहा हूँ, इसको आगे जाकर ठीक से समझाऊंगा कि 7 लाख रुपए क्यों, मैं इस पर ध्यान क्यों दे रहा हूँ। ठीक है। विलिंगनेस टू एन अदर, टू एन अदर, एन अदर, एन अदर हमारी एग्जाम्पल में कौन है? जुबैर भाई। जिशान इज सिग्निफाइंग हिज विलिंगनेस टू जुबैर भाई टू डू और एब्सटेन। एब्सटेन क्या? किसी काम से रुक जाना, किसी काम से गुरेज करना, किसी चीज से गुरेज करना। फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग इट इज कॉल्ड एन ऑफर। ठीक है।
किसी बंदे को अपनी विलिंगनेस शो करना टू डू एन एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब यहाँ पर टू डू समथिंग में क्या आ रहा है कि भाई मुझसे गाड़ी खरीद लो, डू समथिंग। एब्सटेन का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है जब आप मार्केट में जाते हो गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए जब आप जाते हो, तो लेट्स इस एग्जाम्पल को हम यहीं रहने देते हैं, दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। सो दिस इज जीशान, दिस इज जुबैर, कार मार्केट में भाई साहब चले गई है संडे बाजार में। ठीक है, संडे बाजार में गाड़ी बनाते हैं अब। जुबैर भाई की नजर पड़ गई किसके ऊपर? कार मार्केट में जिशान भाई गाड़ी लेके खड़े हुए थे, जुबैर भाई की नजर पड़ गई गाड़ी पे, माई भाई माशाल्लाह फुल एंटीक कंडीशन में गाड़ी है। ठीक है, जुबैर भाई की राल टपकने लग गई, यार अब तो ये गाड़ी लेनी है और लेनी है। अब जुबैर भाई गए, जुबैर भाई ने ऑफर करी। जुबैर भाई ने जब जब गए तो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था 7 लाख रुपए के, भाई ये डिमांड है 7 लाख रुपए। जुबैर भाई ने बोला यार मेरे पास तो 7 लाख रुपए है ही नहीं। जुबैर भाई अपने 7 लाख, जाहिर है 7 लाख रुपए बंदा जेब में लेके थोड़ी घूमेगा, अकाउंट में ही होंगे ना। ठीक है, अकाउंट में ही होंगे। तो जुबैर भाई ने ऑफर तो एक्सेप्ट कर ली। जुबैर भाई ने बोला हाँ यार गाड़ी खरीदनी तो है, लेकिन उन्होंने बोला जिशान भाई को, जिशान भाई मैं पैसे निकलवा के आ रहा हूँ, गाड़ी मत बेचना यार किसी को। ठीक है, जुबैर भाई ने जीशान भाई को बयाना दिया। अच्छा, बयाना होता है ना कि हम जानवर भी लेने जाते हैं तो हम बयाना देते हैं कि भाई ये अब जानवर हमारा बुक हो चुका है, बुकिंग हो चुकी है जी, किसी को बेचना नहीं। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। समझ आया? तो इन्होंने 10-20 हजार कुछ दे दिए कि यार जिशान भाई ये लो बयाना, मैं घर से पैसे निकाल के आ रहा हूँ। ठीक है, बेचना मत किसी को यार, गाड़ी मत बेचना किसी को, या गाड़ी हटा दो यार, गाड़ी को हटा दो, गाड़ी की जगह क्या ले आओ, गोट ले आओ। ये पता नहीं क्या बन गया। गाड़ी की जगह आप समझ लो अभी बकरा ईद भी करीब है, जिशान भाई व्यापारी बने हुए थे, अपना बकरा लेके खड़े हुए थे। जुबैर भाई आए, उनको पसंद आ गया बकरा। जिशान भाई ने बोला भाई 70 हजार का है। जुबैर भाई ने बोला ये पकड़ 10 हजार रुपये बयाना, बेचियो मत किसी को, घर पैसे निकलवा के आ रहा हूँ एटीएम से, बेचियो मत किसी को, एब्सटेन फ्रॉम सेलिंग। Zubair is signifying his willingness to Zishan to abstain from selling his goat। क्या बात, क्या बात, समझ आया? ये है abstain from doing। दूसरी एग्जाम्पल ले लो, दूसरी एग्जाम्पल ले लो, दूसरी एग्जाम्पल में क्या होगा? अच्छा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये लिख रहे हो, ये बहुत जो है ना जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। abstain from doing में लेट्स से एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं थोड़ी सी। दिस इज जी भाई, जीशान भाई, दिस इज जूबी भाई, जुबैर भाई। जीशान, जूबी भाई जो है, फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी में जॉब प्लेसमेंट्स हो रही है, सीईओ हायर करना है, सीईओ, सीईओ हायर करना है। जुबैर भाई इंटरव्यूअर हैं या हायरर हैं? ठीक है, जीशान भाई ने इंटरव्यू पास कर लिया, जीशान भाई की हो गई प्लेसमेंट। उसके बाद बारी आई कॉन्ट्रैक्ट की, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आपका,
तो एक सीईओ के कॉन्ट्रैक्ट में ये एक क्लॉज होता है, ये याद रखना। एक सीईओ जब लगता है कंपनी का, तो उसके ऊपर हम कंपनीज एक्ट में, कंपनी लॉ में पढ़ेंगे कि एक सीईओ, अगर एक कंपनी का सीईओ है और जीशान भाई की कंपनी फॉर एग्जांपल ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, या लेट्स से जीशान भाई, जीशान भाई ने अप्लाई किया है केएफसी के सीईओ बनने के लिए। अब जीशान भाई अगर केएफसी के सीईओ है ना, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है कि भाई कबाब चीज नहीं खोल सकते, तुम कोई कंपीटिंग बिजनेस नहीं खोल सकते, कंपीटिंग बिजनेस, इसके जैसा सिमिलर बिजनेस नहीं खोल सकते। कंपीटिंग बिजनेस बोलते हैं, इसके जैसा सिमिलर बिजनेस नहीं खोल सकते दो। तो क्या है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज से रोक जा रहा है। ठीक है, किसी चीज से रोका जा रहा है क्या। वो इंग्लिश फिल्मों में देखा है ना तुमने कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड जाता है गर्लफ्रेंड के घर उसके अम्मा अब्बा से बात करना, उसका बाप उसको पैसे ऑफर करता है कि इतने पैसे ले ले, मेरी बेटी को छोड़ दे। मैं भी हूँ इस चक्कर में, दुआ करो बाहर चला जाऊं तो फिर कुछ करें, ऐसा पैसा कमाने का अच्छा तरीका है ये। तो हीज गर्ल्स फादर इज abstaining you from being with her, being in relation with her। तो अब इससे अच्छी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, हाँ? मैं भी जेंजी हूँ, आप भी जेंजी। तो अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे। बहुत लंबी हो गई भाई, ऑफर की डेफिनेशन क्या करें, बेसिक्स है ना। ऑफरर कौन, पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर। ऑफरी कौन, पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। हमारे एग्जाम्पल में जूबी भाई, जुबैर भाई। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस, ऑफर कैन बी इम्प्लाइड, ऑफर कैन बी इम्प्लाइड, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ऑफर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड a proposal, offer can also be called a proposer, offer can also be called a proposee, person to whom the proposal is made। ठीक है, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या मतलब भाई, मुंह से, मुंह से बोल रहा है, इशारों में गंदे इशारे कर रहा है। ठीक है, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड की डेफिनेशन बुक में, इम्प्लाइड की डेफिनेशन बुक में पता है क्या है, कि एक बंद, आप बैठे हुए थे होटल पे, एक बंदा आया आपके जूते पॉलिश करने लग गया। अब ये एक इम्प्लाइड ऑफर है कि भाई मैं आपके जूते पॉलिश कर रहा हूँ, आपको इसके बदले मुझे पैसे देने पड़ेंगे जितने मैं बोलूँ। क्यों, क्योंकि आपने उसको मना करना था। भाई जूते पॉलिश नहीं करवाने तो उसको मना कर दे, आप भी मजे से बैठे हो पर पॉलिश करे जा रहा है, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया इम्प्लाइडली। ठीक है, तो अगर आपके साथ क्लास में कोई लड़का चिपक रहा है, कोई लड़का जो है वो चिपक रहा है, तो इस इम्प्लाइडली आप समझ जाओ कि भाई वो आप में इंटरेस्टेड है। मैं इंटरेस्टेड की जगह कोई और लफ्ज यूज करना चाहता हूँ, मेरी बहुत दिली तमन्ना है, बट क्या करें अब, टीचर भी तो लगना चाहिए ना बंदे को, टीचर वाला एटीट्यूड भी होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाए बंदा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, आ जाओ ऊपर दोबारा जूबी भाई के पास। तो जीशान signified his willingness to Zubi Bhai to buy his car for 7 lakh rupees।
जूबी भाई एक्सेप्टेड द ऑफर। जूबी भाई एक्सेप्टेड द ऑफर। जूबी भाई एक्सप्रेसली भी जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, इम्प्लाइडली भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेसली कैसे? जिशान भाई ने बोला, जूबी भाई गाड़ी खरीद ले यार। जुबैर भाई ने बोला, ठीक है यार, ये ले पैसे। ठीक है यार, खरीद रहा हूँ मैं गाड़ी, मुझे अच्छी लग रही है, तू घर का बंदा है, ले रहा हूँ मैं गाड़ी। इम्प्लाइडली भी कर सकते हैं। मुंह हिला दिया, हाँ हाँ, मुंह हिला दिया। जी जी बिल्कुल, हाँ, दिल पे हाथ रख के यूं कर झुक गए थोड़ा सा। इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर ली, या पैसे निकाल के दे दिए, इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर ली। कैसा? कैसा? अच्छा, अब एक्सेप्ट हो गई ना, जब एक्सेप्टेंस हो गई, जिशान भाई ने ये एरो जिशान से जुबैर की तरफ जा रहा है ऑफर, अब जिशान भाई की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई। तो अब ये प्रॉमिस कहलाएगा। ठीक है, अब ये कहलाएगा प्रॉमिस। ऑफर बिकम्स प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। एग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। कंसिडरेशन की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैं समझाता हूँ कि प्रॉमिस में प्लस कंसिडरेशन होगी तो एग्रीमेंट बनेगा। तो कंसिडरेशन क्या है इस जगह पे? कंसिडरेशन क्या है जीशान के लिए? कंसिडरेशन क्या है? एक तो वो अपनी गाड़ी दे रहा है, बदले में उसको क्या मिल रहा है? 7 लाख रुपीस। ये 7 लाख रुपए दे तो रहा है, लेकिन बदले में इसको मिल रही है एक गाड़ी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर लेन देन हो रहा है, रिसोर्सेस का लेन देन हो रहा है, रिसोर्सेस ट्रांसफर हो रही है। एक तरफ से कोई चीज जा रही है तो उसी तरफ दूसरी चीज आ भी रही है। तो यहाँ पर इसके लिए कंसिडरेशन गाड़ी है, सॉरी, इसके लिए कंसिडरेशन 7 लाख रुपए है। इसके लिए कंसिडरेशन इसने जो दिए 7 लाख, उसके बदले में इसको क्या मिल रहा है? गाड़ी। तो हम बोलेंगे कि यार अब प्रॉमिस में ना कंसिडरेशन आ चुकी है, कमर्शियल सब्सटेंस आ चुकी है। तो अब ये एग्रीमेंट बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है? कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल हो, एग्रीमेंट व्हेन बिकम इनफोर्सेबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इतना लंबा सफर है कॉन्ट्रैक्ट तक, देख रहे हो? एग्रीमेंट व्हेन बिकम इनफोर्सेबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इनफोर्सेबिलिटी एक अलग बला है, इनफोर्सेबिलिटी एक अलग बला है। लीगल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, भाई लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। कल को जूबी भाई मुकर गए, भाई मैंने तो बोला ही नहीं था मैं तेरे से गाड़ी खरीदूंगा। ठीक है, मैंने तो बोला ही नहीं था, हालांकि इन्होंने बोला था। ठीक है, लेकिन अगर जिशान भाई लिखवा लें जुबैर भाई से, रिटर्न लिखवा लें कि भाई सेल्स एग्रीमेंट हो जाए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। जिशान भाई कोर्ट में घसीट सकते हैं, जुबैर भाई जिशान को कोर्ट में घसीट सकें, जिशान भाई जुबैर को कोर्ट में घसीट सकें। तो हम बोलेंगे कि ये
इन्फोर्सेबिलिटी आ गई भाई। कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है, परफॉर्म करा सकता है। अगर इन दोनों में से कोई परफॉर्म ना करे तो उसको सजा भी दे सकता है। अगला बंदा कोर्ट जा सकता है केस करने के लिए। इसको हम बोलते हैं इन्फोर्सेबिलिटी। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्फोर्सेबिलिटी अगर होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होता है। यू टोल्ड अ गर्ल इन योर क्लास, आई लव यू, विल यू मैरी मी? तो अगर वो ना करे, फॉर एग्जाम्पल उसने हाँ कर दिया, ठीक है, शी सेड यस। उसके बाद आप बोलोगे यार मैं आपके घर पे रिश्ता लेने आ रहा हूँ, तो आप अपना एड्रेस बता दें या अपने अब्बा का नंबर दें। वो बोले मुझे तुमसे करनी ही नहीं है शादी, वो तो मैंने दिल रखने के लिए बोल दिया था। तो तुम कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट जा सकते हो, ये बोल सकते हो कि भाई ये इसने एक्सेप्ट कर लिया था, अब ये मुकर गई है। आप नहीं जा सकते ना यार। आप नहीं जा सकते। इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के, इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है इस और हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब इन्फोर्सेबिलिटी हो। हर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टेज पे एग्रीमेंट होता है। ठीक है। निकाह। वाह, रोमांटिक बातें चल रही हैं आजकल। तो दोनों दोनों मत, फॉर एग्जाम्पल उसने शादी से इनकार नहीं किया, उसने बोला हाँ मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, रिश्ता हो गया, ठीक है। तो एग्रीमेंट तो हो गया, इन्फोर्सेबल नहीं, एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। दोनों राजी तो है, कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? निकाह होना जरूरी है, वो भी रिटन में। फिर ही कोर्ट जो है वो इन्फोर्स करा सकती है। ठीक है, निकाह हो गया, दस्तखत हो गए, तो अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो गया। कैसा दिया? जीशान भाई ने जूबी भाई को अपनी गाड़ी बेच दी, सेल्स डीड हो गई, एनआईसी आ गए, रिटन एग्रीमेंट हो गया, अब इन्फोर्सेबल है भाई। अब कुछ नहीं हो सकता। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय इधर पार्टी देयर इज इंटेंशन टू सू। भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हुआ तो जो अग्रीव्ड पार्टी होगी, जिस पार्टी का नुकसान होगा, वो पार्टी कोर्ट में जाकर उसको सू कर सकती है, उसके ऊपर केस लगा सकती है। लीगल ऑब्लिगेशन हो इंस्टेड ऑफ सोशल और मोरल ऑब्लिगेशन। सोशल और मोरल ऑब्लिगेशन, अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो एसीसीए और ए लेवल्स लॉ के अंदर तो हमें देखने को मिलता है, बट वो हमें यहाँ पर जो है ना, आई कैप ने थोड़ा सा पता नहीं कंजूसी करी है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का पेपर एक अलग पेपर होना चाहिए। इसमें कंटेंट की बहुत कमी है। ए लेवल्स का लॉ बहुत डिस्क्रिप्टिव है, एसीसीए का लॉ बहुत डिस्क्रिप्टिव है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आधा अधूरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी। लीगल लीगल ऑब्लिगेशन, लीगैलिटी एंड मोरालिटी में डिफरेंस क्या है? मोरालिटी और एथिकल, एथिक्स बोल दो चलो। तो एक चीज लीगल हो सकती है, हो सकता है वो मोरल ना हो सकता है वो एथिकली रॉन्ग हो। ठीक है। एक चीज हो सकता है इलीगल हो, बट मोरली वो ठीक हो, एथिकली वो ठीक हो, एथिकली वो हराम ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? कि फॉर एग्जाम्पल यू
You promised your wife that you will buy a present for her on her birthday. You will buy a gift for her on her birthday. ठीक है, तो ये इन्फोर्सेबल तो नहीं है। ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ, मॉरेलिटी की डेफिनेशन दे रहा हूँ। तो अगर आपने गिफ्ट नहीं लेके दिया उसको, तो आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी है कि आप उसको गिफ्ट लेकर दो। आपके ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन है, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, सड़क पे कोई कैन पड़ा हुआ था, लकड़ी पड़ी हुई थी, आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी उसको हटाना। हाँ, मोरल ऑब्लिगेशन जरूर है। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। आपकी वाइफ आपको कोर्ट थोड़ी लेकर जाएगी कि इसने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, इसने घर मेरे नाम नहीं किया, इसने बोला था मैं घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, नहीं किया। तो मोरल एक चीज हो सकता है, एथिकल हो और इलीगल हो। एक चीज हो सकता है लीगल तो हो, लेकिन सो लेट्स से कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि पहले के जमाने में बांदियों का कल्चर होता था, कॉन्क्यूबाइंस जिनको हम बोलते हैं, उनका कल्चर होता था कि मुसलमान रखते थे अपने पास कॉन्क्यूबाइंस, बांदियां जिनको हम बोलते हैं। आज के दौर में वो इलीगल है, वो चीज इलीगल है, वो चीज लीगल तो थी। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा फंस गया था बीच में, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, सो सेंसिटिव एग्जांपल छेड़ दिए मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो वो चीज एथिकली तो रॉन्ग है, मोरली वो चीज रॉन्ग है। ठीक है, दिल एक्सेप्ट नहीं करता कि एक औरत जो है वो बिना निकाह के किसी के साथ रह रही है, तो ये गुलाम के तौर पर, एक गुलाम के तौर पर, या मर्द भी गुलाम होते थे उस वक्त, मर्दों को भी गुलाम रखा जाता था। तो एथिकली मोरली तो ये चीज गलत थी ना, लेकिन लीगल थी। तो एक चीज, लीगैलिटी का मोरालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और मोरालिटी का लीगैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो देना जरूरी है। यहाँ पर तो मैंने चलो थोड़ा शॉर्ट करके बताया, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है एसीसीए के स्टडी टेक्स्ट में, और ए लेवल्स जो लॉ होता है उसके स्टडी टेक्स्ट। पेपर 2 या पेपर 3 होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ए लेवल्स के अंदर। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर 1 था उसको कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट क्या करें, ये बेसिक्स है, आपकी बेसिक्स नहीं बनाई तो फिर क्या, बाकी स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा बिजनेस लॉ का। ठीक है, तो ये चीज क्योंकि आगे भी काम आनी है, तो इसकी बेसिक्स बहुत टाइट होनी चाहिए। ठीक है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे दीजिए इजाजत। I'm गुलाम हुसैन, अल्लाह हाफिज।